Namaskar, hello and welcome to this special non-stop coverage of election results coming in from the 5 states of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Manipur and Goa. It's been 2 hours since the counting began and trends began to trickle in, and at the moment the picture looks quite similar, Kavin, to what the exit polls had predicted. So if you look at Uttar Pradesh, the BJP seems to be surging ahead of the SPRLD alliance, the Congress and the BSP trailing at distant 3rd and 4th positions. Punjab, interestingly, right from the word go, Kavindra, the elections in Punjab had been very, very interesting. From the word go, as I said, a multi-cornered contest for the first time in recent history in this particular border state. And it seems the Aam Aadmi Party at the moment, the lead suggests, is on its way to create history in Punjab. If you look at the hill state of Uttarakhand and Goa, a close contest at the moment between the BJP and the Congress. So who finally gets to form the government will be known in a few hours from now. But at the moment, it's a neck-and-neck contest. Also in Goa, the TMC is seen to be making inroads as per early leads. And again, a close contest between the BJP and the Congress. In the northeast, in Manipur, the leads seem to be suggesting an advantage to the ruling BJP. However, as I said, since it's too early in the day, let's see how the Congress and particularly the other regional parties like the NPP and the NPF performs. Kavin. बिल्कुल, और 2 घंटे की मतगणना का काम अब तक हुआ है और जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक अगर इन राज्यों में देखें, उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी बहुमत के करीब दिख रही है, शुरुआती रुझान बता दूं आपको ये है। इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड में बीजेपी और साथ ही साथ अगर गोवा की बात करें तो यहाँ पर करीब बीजेपी फिलहाल आगे दिख रही है और यही हाल मणिपुर में है। लेकिन जिस तरीके से वोटों की गिनती का जो वक्त है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ये रुझान जब नतीजों में तब्दील होंगे और थोड़ा सा मैं कहूँ कि एक फॉर्मेशन जो है वो बेस मजबूत होगा इन रुझानों का, उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। क्योंकि पिछले कई चुनाव में ऐसे हमने देखा है कि जहाँ पर रुझान अचानक कई बार कुछ घंटों की मतगणना के बाद उसमें कई बार बदलाव भी दिखा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुनील चौधरी जी हैं और साथ ही अजय सेतिया साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से शुरुआती रुझान जो मैं कह रहा हूँ कि 2 घंटे की मतगणना के बाद है, पहले पोस्टल बैलेट, उसके बाद पहले राउंड की, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ शायद उसकी मतगणना करीब करीब पूरी हुई होगी। किस तरीके से देखते हैं जो प्रेडिक्शंस थे, जो आकलन आप लोगों के थे और जो शुरुआती रुझान है? देखिए, 3 बातें उभर कर आ रही हैं। पहली बात तो अगर हम 5 राज्यों के मतगणना को देखें और रुझानों को देखें तो एक शिफ्ट नज़र आ रहा है जो आमतौर पर प्राइमॉडलिज्म, कास्ट, क्लास, कम्युनिटी ओरिएंटेड जो प्रेफरेबल वोटिंग थे, वहाँ से प्राइमॉडलिज्म और पॉपुलिज्म से अब एक गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस की ओर ऐसा रुझान नज़र आ रहा है कि मतदाताओं ने गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस को प्राथमिकता दी है। दूसरा अगर महत्वपूर्ण बदलाव अगर हम देखें तो वो बदलाव है कि जो वोटर्स का रीअलाइनमेंट है। आमतौर पर अगर 50 और 60 और 70 के दशक में देखें तो वोटर्स एक विचारधारा के साथ, एक दल के साथ अपने आप को बहुत प्रतिबद्ध पाता था, अलाइंड पाता था। 1970 के दशक में जब केंद्र में जनता परिवार की सरकार बनी तो वहाँ से अलाइनमेंट से डी अलाइनमेंट हुआ। लेकिन अगर हम उदारीकरण के बाद देखें और विशेषकर 21वीं शताब्दी के भारत को देखें तो ये जो रीअलाइनमेंट ऑफ वोटर्स हैं, ये जो नया वोटर्स है, चाहे इसको हम फर्स्ट टाइम वोटर्स बोलें, महिला वोटर्स बोलें, लाभार्थी वोटर्स बोलें या इवन अल्पसंख्यक वोटर्स को बोलें, ये जो वोटर्स का रीअलाइनमेंट है जिसमें साइलेंट वोटर्स की भी बात हम लोग अक्सर इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये जो नया वोटर है, जो नया रीअलाइंड वोटर है, ये किसी विचारधारा से प्रतिबद्ध नहीं है। इसने कहीं ना कहीं मुद्दों को प्राथमिकता दी है। तो अगर हम 5 राज्यों को देखें तो कहीं ना कहीं ये रीअलाइनमेंट ऑफ वोटर जो है साइलेंट वोटर्स के रूप में और नए वोटर्स, युवा वोटर्स के रूप में उसने मुद्दों को प्राथमिकता दी है। तीसरी और एक बहुत विचित्र बात अगर मुझे लगता है अगर 5 राज्यों में देखें तो न केवल डेवलपमेंट पे डबल इंजन ग्रोथ का जो मॉडल कभी गुजरात मॉडल को रेप्लिकेट किया गया दिल्ली में और भारत के कई राज्यों में, इस बार हमें ऐसा लग रहा है कि जो डबल इंजन ग्रोथ मॉडल है, चाहे वो उत्तराखंड के रूप में देखें या फिर उत्तर प्रदेश में देखें या फिर हम मणिपुर और गोवा में देखें, तो उस ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो डबल इंजन मॉडल है और एक नया वैकल्पिक मॉडल है जो हम पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के एक वैकल्पिक मॉडल को देख रहे हैं। तो ये डबल इंजन मॉडल या वैकल्पिक मॉडल कहीं ना कहीं
जनता और मतदाता के बीच में बहुत ही उभरता हुआ स्वीकार्यता के रूप में प्रतीत होता नजर आ रहा है। Absolutely. So how much of those trends will be able to hold on by the end of the day? That is something that we'll have to wait and watch, Kavindra. Let me also go across to Mr. Siddharth Kalhans is joining us virtually. He's state correspondent of the Business Standard. Mr. Kalhans, thank you for joining us on Sunset TV. So it was the first big test for the ruling BJP after, particularly if we say, after the rollback of the farm laws, and you think the BJP has sailed through very, very smoothly, demolishing particularly the caste arithmetic in the state of Uttar Pradesh? Definitely, after farm law repeal, farm law taken back, this was the first test for BJP, and particularly the performance in the western part of UP. As far as the reports we are getting, BJP has been able to convince farmers regarding its intention, and it has further formed its grip in western part of Uttar Pradesh, where agrarian community is in a large number. And secondly, the opposition that has created a big alliance, including several caste-based parties, and was posing a challenge to the backward integration done by BJP. It has failed, and I think largely the backward communities as well as the agrarian communities, they are firmly behind BJP. At least the trends which are coming so far have been showing. Yes, Samajwadi Party has improved a little compared to the 2017 elections, but I think not sufficient enough to reach the magic mark, and much behind Bharatiya Janata Party. So, as I was hearing earlier, the double government slogan, secondly, the law and order issue, and thirdly, the governance issue, it has worked, and BJP has been managed to regain power. And after 1985, it's a long gap. Any party is repeating in the state of Uttar Pradesh. So you can say, despite all efforts by opposition to divide people on caste line and जी सिद्धार्थ जी, फर्स्ट इलेक्शन मैं आपका लौट रहा हूँ। इस वक्त में कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो पंजाब है, जहां से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट इस वक्त मिल रहे हैं, पंजाब में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ी, उसके बाद वहां पर मुख्यमंत्री का बदलना, सिद्धू की जो इंटरनल फाइट थी, उसके बावजूद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का एक तरीके से की वेव या लहर नजर आ रही है, पंजाब में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव नजर आ रहे हैं रुझानों के नजरिए से। और कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त एक बुरी खबर यह है कि वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीट जो कि अमृतसर ईस्ट है, वहां से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा प्रकाश सिंह बादल जो हैं वो लांबी सीट से पीछे चल रहे हैं, और साथ ही उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल वो भी जलालाबाद सीट से पीछे चल रहे हैं। सर, मैं चाहूंगा एक रिएक्शन पंजाब में ओवरऑल जिस तरीके से ट्रेंड और जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं, चाहे वो कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों के, वो ऑलमोस्ट में ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के सामने सभी बाकी दलों के दिग्गज बौने पड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, पंजाब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि वहाँ से बहुत सारा जो युवा है वो कनाडा चला गया, इंग्लैंड चला गया और अमेरिका चला गया। तो वहाँ से पैसा बहुत आया, तो उससे क्या हुआ कि उधर से पाकिस्तान से जिस प्रकार नशों की सप्लाई हुई, जो अफीम वगैरह की और वो सब चीज़ों की, उससे बच्चे जो हैं वो बिगड़ गए। वहाँ हालात बिगड़ते चले गए और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई, बोझ बन गए। युवा जो यहाँ रह गए वो बोझ बन गए परिवारों के ऊपर। तो एक जैसे कहते हैं ना, नफरत वाली स्थिति पैदा होगी पॉलिटिशियंस के खिलाफ, क्योंकि पॉलिटिशियंस इनको हवा दे रहे थे, पॉलिटिशियंस भी अर्न कर रहे थे उसमें से। तो इसलिए मेरे ख्याल है पिछले 20-22 साल से लगातार अंदर ही अंदर बदलाव की चीज़, लेकिन बदलाव का कोई विकल्प था नहीं। एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ अकाली दल थे। लेकिन कांग्रेस के साथ बेनिफिट ये था कि कांग्रेस सभी वर्गों के साथ लेकर के चलती थी, गाँवों में भी शहरों में भी। लेकिन जो अकाली दल था वो अपर कास्ट की पार्टी थी, और अपर कास्ट वहाँ पर अच्छा खासा है, जट सिख जो है अच्छे खासे तादाद में है। उसका कम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ था, और 1967 से बना हुआ था जब पहली बार पंजाबी सूबा बना। और तो उस समय जो हिंदू और चाहिए थे एक सरकार बनाने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का एक कम्बिनेशन लगातार चलता रहा।
उस वजह से एक बार वो आ रहे थे, एक बार वो आ रहे थे, लेकिन दोनों ही एक तरह से पंजाब को लूट रहे थे। इस तरह की एक मानसिकता जो है लोगों में बन गई थी। तो बदलाव तीसरा विकल्प होना चाहिए था। तो तीसरा विकल्प पिछली बार कोशिश हुई, पिछली बार अंतिम समय में आम आदमी पार्टी से थोड़ी गलती हुई, इस बार भी गलतियां हुई। इस बार भी जैसे कुमार विश्वास का लास्ट में आ गया था, इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे जब रिजल्ट आएंगे तो शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस, बीजेपी और थोड़ा थोड़ा अकाली दल जीतेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर जो अभी भी मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक अनपढ़ लोग हैं, वो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को बिगड़ते हुए और उसकी हालत को देखा है। तो इसलिए एक बड़ा बदलाव इस वजह से है क्योंकि एक नफरत पैदा होगी पॉलिटिशियंस के खिलाफ। Absolutely, and I think that is visible in the trends that is there on our screens. Professor Chaudhary, we have trends available of Punjab of all 117 seats. The state was yearning for change. The Aam Aadmi Party provided that change from the Congress, from the Akali. So basically harping on all of those issues that Mr. Setia pointed out. Unemployment was a big issue. They promised that they would take care of it. The menace of, drugs. We've all seen every election this was talked about, but not ever came prominently as a major election issue. The Aam Aadmi Party has encashed on all of these burning issues and now is sweeping the state. It's like history in the making. Yeah, in fact, you see the very entry of the Aam Aadmi Party in Delhi, 2013, could be seen as an alternative model to the existing parties, both BJP and the Congress. If you see in the case of Punjab, it is not only the negative politics which is going on, which has been going on in Punjab in terms of infighting within the Congress, Sidhu versus Channi ji, or between Akalis and the BJP. But moreover, the more important is that the proactive policies and initiatives of the Aam Aadmi Party during this past 10 years or so, because Aam Aadmi Party over the period has strengthened its organization. So three important issues, if you can just conceptualize these three issues, which has actually brought about a big change in terms of an alternative model of governance as promised by Aam Aadmi Party. One is the drugs, which our panelist has rightly stated. People are very scared of the drugs. They are worried how they could just protect, preserve and promote their children out of these kinds of menace. Second is the drone, how this drone was used throughout the period of the dropping the drugs there, and we have seen at the media and the electronic print media showing how the drugs were being dropped by the drone and being picked up by those people and getting support from the administration. And the third very important factor is about the DERAs. So DERAs have been making very big impact. More than 60-70 constituencies in the rural areas of Punjab where DERAs have very significant impact. And DERAs seem to have been dissatisfied both with the Congress and the BJP and Akalis. And that seems that this time either they might not have intervened in terms of supporting these two political parties, or they might have left it to the people to just go for a new model of governance which is promised by Aam Aadmi Party in Delhi. That could be replicated in Punjab, as there is a growing disenchantment among the people of Punjab against this existing established political parties. Absolutely, absolutely. चलिए मैं लौटूंगा सर, उससे पहले रविंद्र शिवराण हमारे साथ हैं। रविंद्र, पंजाब में कांग्रेस पार्टी में कलह साफ दिख रही थी, उसका इम्पैक्ट भी जो शुरुआती रुझान है वहां पर दिख रहा है, लेकिन विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान होना जनता का, इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है आपकी नजर में? जी बिल्कुल कविंद्र, और देखिए जिस तरीके से पंजाब के इस चुनाव में हमने देखा, और करीब 2 बरस पहले मैं पंजाब में गया था अलग अलग खबरों को कवर करने के लिए। चुनाव उस वक्त दूर दूर तक नहीं था, लेकिन बावजूद उसके लोग तब भी यही बात कह रहे थे कि हम लोग इस बार किसी तीसरे विकल्प की तलाश में जाएंगे, और केवल दोनों पार्टियों से लोग थक गए हैं और विकल्प की तलाश में जा रहे हैं। शायद ये आम आदमी पार्टी की उपलब्धि को कम करके आंकना होगा, और पंजाब के लोगों की जो बुद्धिमत्ता है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करना होगा। जिस तरीके से पिछले करीब जब से पंजाब बना है, पंजाब सूबा, देखिए पंजाब एक बहुत अलग तरीके का सूबा है कविंद भाई, और पहला जो मुख्यमंत्री पंजाब में बनता है, सिख बाहुल्य इलाका होने के बावजूद भीमसेन सच्चर और गोपीचंद भार्गव दोनों गैर सिख लोग बनते हैं। अभी हमने देखा जब कप्तान अमरिंदर सिंह को हटाने की बात थी तो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमको सिख मुख्यमंत्री वहां पर चाहिए। जिस स्टेट ने कभी सिख और गैर सिख के बीच भेद नहीं किया, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी लेकर आई कि हमको केवल क्योंकि सिख है इसलिए उसको मुख्यमंत्री बनाना है। इसके अलावा पंजाब वो स्टेट है जो कि लगातार पाकिस्तान के अतिक्रमणों से, और पूर्व में हम देखें तो लगातार एक गेटवे रहा है, लगातार आक्रमणकारी विदेशों से यहां पर आते रहे। उसके बावजूद पंजाब के लोग बहुत हिम्मती हैं,
80 के दशक में जो हिंदुस्तान ने देखा मिलिटेंसी का दंश कैसे पंजाब ने झेला, और विश्व के इतिहास में पहला ऐसा स्टेट पंजाब है जहां पर लोगों ने मिलकर मिलिटेंसी को बिल्कुल खत्म कर दिया है। इसके अलावा आपको चेचन्या से लेकर कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पर इस तरीके से आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया हो। और इसके बावजूद जो पंजाब की राजनीति है, चाहे वो कांग्रेस की हो, कांग्रेस में एक से एक आला दर्जे के नेता, चाहे वो ज्ञानी जैल सिंह रहे हों, प्रताप सिंह राणेवाला, प्रताप सिंह कैरो, इतने बड़े बड़े नेता रहे, लेकिन आज जो ये इतिहास है पंजाब, उस इतिहास के सहारे भविष्य को जीतने की कोशिश कांग्रेस वहां पर कर रही है। भविष्य दिखाने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। इतने साल तक कांग्रेस ने वहां पर क्या किया, या अकाली दल जो था, अब देखिए अकाली दल के 94 बरस के सबसे वयोवृद्ध देश के नेता प्रकाश सिंह बादल लंबे से चुनाव में पीछे चल रहे हैं। ये साफ संकेत है, करीब 20-25 साल तक लगातार सूबे के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज एक ऐसे अनजान शख्स से आप चुनाव हारने की स्थिति में हैं जिसको शायद इलाके के लोग जानते तक नहीं है। यानी कि आपकी जो नीतियां थी वो कहीं ना कहीं, जो आरोप आप पर लगते रहे कि बीजेपी और ये जो अकाली दल और कांग्रेस लगातार अपने अपने लोगों का भरण पोषण कर रही है, अकाली दल पर जो लगातार लंबे समय तक करप्शन के मामले लगते रहे, कांग्रेस में अभी हमने देखा कि चरणजीत सिंह चन्नी के भाई पर किस तरीके से ईडी ने रेड मारी और कितना पैसा वहां से बरामद किया। लगातार करप्शन के दंश में जो लंबे समय तक हमने देखा कि किस तरीके से पंजाब के युवा बेरोजगारी की हालत में थे। जो कविंद्र, मेरी आवाज आ रही है? जी रविंद्र। देखिए जो माझा का इलाका है कविंद्र, जो अमृतसर का इलाका है, जहां पे दरबार साहब है, जो कि एक लंबे समय तक श्रोमणी अकाली दल का बहुत बड़े गढ़ रहा है, उस इलाके में चाहे पठानकोट से लेकर गुरदासपुर, उसके बाद कादियान, अमृतसर, तरन तारण का इलाका है, सबसे ज्यादा मिलिटेंसी का प्रभाव इस इलाके में था। उसके यहां पर भी आम आदमी पार्टी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उसके बाद जो दोआबा का इलाका है, यानी कि जलंधर का इलाका वो है कविंद्र जिसमें से शायद ही कोई घर पंजाब के किसी गांव दोआबा के इलाके का हो जहां पे कोई बच्चा विदेश ना गया हो। लगभग हर घर से, दोआबा के गांव के हर घर से, जिसमें मजीठिया ये तमाम इलाका शामिल है, वहां पे हर बच्चा विदेश में गया। वो लोग विदेश क्यों जा रहे हैं? और विदेश भी कोई कनाडा और अमेरिका नहीं है। विदेश का मतलब अगर सीरिया में भी अगर 30, आपने याद किया होगा 3 साल पहले जब सीरिया में 30 लोग मारे गए थे, उसमें से 17 लोग पंजाब के थे, जो सीरिया जैसे इलाके में, इराक जैसे इलाके में जाकर रोजगार करने के लिए मजबूर हैं, और उनको पंजाब जैसी जमीन पे, जो गुरुओं की जमीन है, वहां रोजगार मिल नहीं रहा है। वहां पर चारों तरफ से इतनी भयंकर जो ड्रग्स है उसकी पैडलिंग हो रही है। लोगों को अब ये दूर की खतरा हो गया कि उनके लड़के ड्रग्स के दंश में आ गए। अब लोग इस बात से डर रहे हैं कि उनकी लड़कियों को भी ड्रग्स की आदत पड़ गई है। हालात इतने खराब वहां पर हो गए हैं, पंजाब में गांव के गांव खाली हो गए। जो बाहर से लोग आए थे, जो मजदूरी करने के लिए लोग आए थे यूपी से, बिहार से या दूसरे इलाकों से, वो उन गांव में सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं और सरपंच का चुनाव वहां पर जीत रहे हैं। हालात इस तरीके के हो गए हैं वहां पर, और across the state. That's what the results are now. In fact, the early leads are suggesting in the state. सेतिया जी, एक तरफ जहां बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आम आदमी पार्टी एक स्वीप ले रही है तीनों ही रीजन्स की बात करें तो, लेकिन वहीं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी निकल के आ रही है कि जितने भी हैवी वेट्स हैं, खास करके अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह को देखें, उनकी ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट है, वहां भी वो ट्रेल कर रहे हैं। क्या ये मैसेज है कि किसी भी पर्सनालिटी के लिए, चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस से अलग हट करके लड़ना उनके लिए एक तरह से सेटबैक था? पंजाब में जो चीज़ अब सामने आ रही है, जो ट्रेंड है, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इस बार पहली बार ये हुआ है कि डेरों का प्रभाव भी खत्म हुआ है। क्योंकि हमने देखा राम रहीम को जिस प्रकार अंतिम समय पर रिहा किया गया, और उसने पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा, फिर बाद में उसने, क्योंकि आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही थी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो अंतिम दिन 24 घंटे पहले, 24 घंटे भी नहीं बल्कि 18-20 घंटे पहले संदेश आया कि अकाली दल को वोट दो। तो अगर अकाली दल फिर भी हार रहा है, डेरे का प्रभाव वहां सबसे ज्यादा राम रहीम में, पूरे मालवा ही तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि मालवा में 70 के करीब सीटें हैं। जो 117 में से अगर 70 मालवा में है तो फिर मालवा ही तय करेगा, और पूरे मालवा में राम रहीम के डेरे का प्रभाव है, और वहां पर ही आम आदमी पार्टी ज्यादा जीत रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेरों का प्रभाव भी खत्म हुआ है, और वो खत्म होने का कारण ये है कि अविश्वास पैदा हुआ। जो परंपरागत राजनीतिज्ञ थे उनके खिलाफ अविश्वास पैदा हुआ, और वो अविश्वास जो है अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी है, बादल के खिलाफ भी है। अब बादल जो है लंबी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लंबी क्षेत्र उनके अपने जो गांव है उसके बिल्कुल साथ लगता हुआ इलाका है। तो इसके बावजूद अगर वो हार रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने इलाके में भी लोगों का शोषण किया,
और उसी के नतीजे में उनकी आज ये स्थिति हो रही है। मैं तो समझता था कि 94 साल की उम्र में वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, लेकिन लड़ रहे हैं और अंतिम समय में अगर हारते हैं तो ये पूरे परिवार के खिलाफ पूरे प्रदेश का अविश्वास होगा। और दूसरा ये है कि जो बादल परिवार के खिलाफ जो अविश्वास पैदा हुआ है पिछले 5, 7, 10 साल के अंदर, उसकी वजह दूसरी है कि पूरा जो व्यापार है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वो आपका टीवी चैनल्स का हो, वो सारा का सारा जो है, जो नया बिजनेस आया है, वो सारा का सारा बादल परिवार ने हड़प लिया है और छोटे छोटे व्यापारी उनके जो है सब्सक्राइबर हो गए हैं एक तरह से। तो ये जो सारी चीज़ वहाँ पर पैदा हुई, वो उससे वैक्यूम एक पैदा हुआ था, उस वैक्यूम का जवाब है ये। और अगर अमरिंदर सिंह हारते हैं तो मैं समझता हूँ सारी परंपरा के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अब गलती की जो आपसी लड़ाई की वजह से। आपसी लड़ाई ना भी होती तो भी कांग्रेस की यही स्थिति होनी थी, क्योंकि जो बदलाव की जो आकांक्षा थी वो फिर अमरिंदर सिंह हो या चन्नी हो या बादल हो, कुछ भी हो, तो वो आकांक्षा जो है एक व्यक्ति को लेकर के, एक उसकी मुख्यमंत्री अगर अमरिंदर सिंह रहता, मेरा तो यहाँ तक मानना है कि कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बेटर होती अगर अमरिंदर सिंह को ही कंटिन्यू करते। तो वो तो बना रहता ना, कंटिन्यूटी बनी रहती। और जो बाद में आकर के इन्होंने झगड़ा किया उससे थोड़ा बहुत असर हुआ होगा, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि बदलाव की आकांक्षा तो पैदा हो चुकी थी ग्रामीणों में। Absolutely. So, AAP wave has been is being witnessed in Punjab. So, as Mr. Sethia says, वो बदलाव की जो चाह थी पंजाबियों में, वहाँ के लोगों में, वो साफ तौर पर दिख रही है कविंद्र अर्ली लीड्स के हिसाब से। देखते हैं ये कितना बरकरार रहता है दिन भर में। बिल्कुल, इस वक्त अभी करीब 2.5 घंटे की मतगणना का काम हुआ है और अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण, और जैसे कि हम ट्रेंड देख रहे हैं, आमतौर पर ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं उसी तरफ जहाँ पर शुरुआत हुई थी। थोड़ा सा बदलाव दिख सकता है, क्योंकि मैं उत्तराखंड में अगर कहूँ या फिर पंजाब में कहूँ तो नंबर 2 पर कौन रहेगा, इसको लेकर थोड़ा सा फेरबदल शुरुआती 1 घंटे के बाद दिख रहा है। लेकिन यूपी में तस्वीर कमोबेश अभी भी वही है जो शुरुआत में थी। और मनोज वर्मा हमारे साथ हैं बीजेपी ऑफिस से। मनोज, यूपी में जिस तरीके से रुझान जो शुरुआती दिख रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आ रही रुझानों के मुताबिक, यानी कि एक नया इतिहास यूपी में, क्योंकि यूपी में आमतौर पर कोई भी पार्टी वापसी नहीं की है उसने सत्ता में दोबारा, करीब 37 सालों के पिछले इतिहास को देखें तो। जी बिल्कुल कविन जी, जो आपने कहा कि 37 सालों में किसी भी पार्टी ने दोबारा वापसी नहीं की थी लगातार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न केवल वापसी करती हुई दिख रही है बल्कि एक तरह से एक तरफा उसे बढ़त दिखाई दे रही है इन रुझानों के मुताबिक। और सबसे बड़ा जो उलटफेर देखने को मिल रहा है, मैं ताजा अपडेट आपको बता दूं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, जहां पर सबसे ज्यादा माना जा रहा था कि किसान आंदोलन का असर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें केवल 4 सीटों पर जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन है उसको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। जो बागपत और उसके आसपास की 4 सीटें हैं, छपरोली की मैं बात करूं, इस पे समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को बढ़त मिल रही है। तो एक बड़ा सेटबैक हम कह सकते हैं कि उन लोगों को है जो किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उन बिलों की बात कर रहे थे, एक बड़ा झटका उनको इन परिणामों से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी कविन जी। Professor Chaudhary, very interestingly, we have trends for about 327 seats of Uttar Pradesh, and I recollect that while discussing on our program yesterday on the reliability, the accuracy of exit polls, you seem to suggest that the BJP could be getting somewhere around 324 seats. Sounded a bit unrealistic because even the exit polls suggested somewhere in the 250s, all of the exit polls. What made you suggest? Is it only the development wave and no caste arithmetic has played around, or do you see some gains for the SPRLD, particularly in the Jat Muslim belt? No, it is too early to say that BJP would just get itself restricted to 250 seats, but you just wait for the results to come in the second part of the day. What I say that in case of Uttar Pradesh, like this myth, the cleavage myth, the caste religion community myth, or would say that en bloc voting by one caste for a party, this myth seems to have been broken, particularly in Uttar Pradesh, in the sense that because castes across Uttar Pradesh, whether it's upper caste or lower caste or middle caste or caste within caste, these castes seem to have been driven towards development and governance. I would say the good governance model, which specifically on the days of a strong administrator addressing the issues of COVID pandemic, was seen by the Chief Minister, Shri Yogi Ji.
Three issues of development were very important in Uttar Pradesh. The one was law and order, because law and order, we see that criminality and criminal riots were conspicuous by their absence throughout this 5-year period. Second is this, the women empowerment. I think women, the beneficiaries of different policies of the central government and the state government have actually been broadly benefited by these policies initiated by the governments, two governments. And these women beneficiaries have moved beyond their erstwhile caste, community, religion cleavages. And are even cross-voting against family lines. Yeah, and the third important factor, as I just mentioned at the beginning, is about the salience of the silence. These silent voters. The silent voters are those whose vote is very, very decisive without being expressive. So once we just see the role of the silent voters, not only among the Muslim women, but also among the Dalits, both men and women, the Dalit voters seem to have moved beyond their caste cleavage, and they have started shifting their preferences from BSP to BJP. And even the Yadavs in different parts of the western UP might not have gone, with very favorable with the Jats. So the Jats seem to have driven away from the RLD and the Samajwadi Party and might have voted for the BJP, because the undercurrent was going on after the withdrawal of the farm laws, and this SP and RLD alliance was not accepted by large chunks of the Jat community in western part of Uttar Pradesh. Saithya ji, a largest state of Uttar Pradesh, of course, holds a lot of significance even in national politics. For the National Party, the Grand Old Party, and the results, the early trends that we are witnessing, concerning? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है। 39.67% था 2017 में। लोकसभा चुनाव में जरूर 50% हुआ था, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम यादव जो कॉम्बिनेशन बना, उसके खिलाफ बाकी जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भी वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। कुछ समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ सकती हैं, 70-80 सीटें बढ़ेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसके साथ मुस्लिम यादव के साथ जाट जुड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो शुरुआती ट्रेंड है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पर ज़्यादा बढ़ रही होगी, लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेटली कुछ फ़ायदा जयंत चौधरी को इस बार होना ही है। और जहाँ तक कांग्रेस की सवाल है, कांग्रेस बिल्कुल एकदम खत्म होने वाली स्थिति में आ चुकी है उत्तर प्रदेश में, और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा हो रहा है, जो क्लियर मेजोरिटी ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ 250 से पार करेगी बीजेपी उस अंत आखिर में जाकर के, उसकी वजह ये भी होगी कि बीएसपी का जो वोट है पिछली बार जो 22% था उसमें गिरावट आएगी, और अच्छी खासी गिरावट आएगी। जब बीएसपी का अगर मान लो 7% 8% वोट घटता है तो वो डिवाइड होगा, तो उसमें कुछ हिस्सा 1-2% समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा, लेकिन जो बड़ा चंक है गैर जाटव जितना भी दलित मायावती के साथ था वो इस बार खिसक के चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ये जो दो धुरी चुनाव हुआ है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा, समाजवादी पार्टी को भी होगा, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी वो इसके बाद मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की धरती से एकदम रवाना हो जाएंगे। सिद्धार्थ, आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में जिस तरीके से अगर मैं कहूं कि जो गठबंधन की राजनीति इस बार नए नए एक्सपेरिमेंट किए गए, और समाजवादी पार्टी के अगर पिछले 2 चुनावों के एक्सपेरिमेंट को देखें तो अगर इन रुझानों को हम नतीजों में मान लेते हैं तो क्या ये भी सवाल बड़ा खड़ा होता है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ जिस भी पार्टी का गठबंधन हुआ वो अपने वोट को समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर नहीं कर सके, क्योंकि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में we'll get a comment from Mr. Kalhans in just a while, but at the moment, why